हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी 8th क्लास है और 8th क्लास में देख रहे थे हम लोग आपका हमारे अतीत थर्ड बुक, और इसी में हम लोग बात कर रहे थे खास करके कि उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में कैसे प्रशासन चलाया। और कल के लेक्चर में हम लोग नील की जो खेती थी, कैसे नील प्राप्त किया जाता था, कैसे आपका नील बन रहा था, उसकी पूरी प्रक्रिया को हम लोग अपने चैप्टर के माध्यम से समझने का प्रयास कर रहे थे और उसको बहुत अच्छे से आपका देख भी रहे थे कि नील किस प्रकार आपका तैयार हुआ। तो आज हम लोग यहाँ से करेंगे दूसरे होल, यानी कि बियर बार्ड में इस घोल को लगातार हिलाया जाता है और पेंडल से इसे खलंग जाता है। जब यह द्रव हरा और उसके बाद नीला हो जाता है तो यह होद में चूना डाल दिया जाता है। धीरे धीरे नीले की पड़िया में नीचे जम जाता है और ऊपर साफ द्रवित निकल आता है। द्रवत को छानकर अलग कर लिया जाता है और नीचे जमी हुई नील की गाद को, नील की लुगदी को दूसरे कुंडे में डाल दिया जाता है। इसके बाद इन्हें वहां निचोड़कर बिक्री के लिए सुखा दिया जाता है। यानी कि आप देख सकते हैं कि कैसे आपका नील बन रहा है, आप इसको देख सकते हैं। बार्ड क्या है? किण्वन अथवा संग्रहण का एक पात्र है जिसको हम बार्ड कह रहे हैं। क्लियर है? यह आपको पता होना चाहिए। थोड़ा इसमें देखिए और बहुत सारी चीज में देखेंगे। चित्र नंबर 13 को देखिए। यह आप उत्पादन की आखिरी अवस्था को देख सकते हैं। दबाकर साँचों में डालकर नील की लुगदी को काटकर मजदूर उन पर मोहर लगा रहे हैं। पीछे हिस्से में तुम मजदूर को इन टुकड़ों को सुखाने के लिए ले जा रहा है। अब देखिए, ये दबा रहे हैं, लुगदी को सुखा रहे हैं और ये क्या कर रहा है, इसको आपका ले जा रहा है दूसरी जगह। तो आप इसको देख सकते हैं कि क्या स्थिति हो रखी है, कैसे उनको ले जा रहे हैं। ठीक, तो आप इन पे गौर कर सकते हैं और आप इनके देख भी सकते हैं। आगे देखिए। अब देखिए, शुरू हो जाते हैं। जो किसान जो पहले इन कर्जों से बहुत आकर्षित थे, उन्होंने जल्दी समझ आ गया कि यह व्यवस्था कितनी कठोर है। उन्हें नील की जो कीमत मिलती थी वह बहुत कम थी और कर्जों का सिलसिला भी खत्म नहीं हो रहा था। समस्या और भी बागान मालिक चाहते थे कि किसान अपने सबसे बढ़िया खेतों से ही नील की खेती करें, लेकिन नील के साथ परेशानी थी कि उन्हें जड़ें बहुत गहरी होती थीं। वहां मिट्टी की सारी ताकत खींच लेती थी। नील की कटाई के बाद वह धान की खेती की जा सकती थी। ठीक, ये हम इसमें देख रहे हैं। जो नील की खेती है वो भी हम लोग इसमें कर सकते थे। ठीक, नील विद्रोह। उसके बाद मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती करने से इनकार कर दिया। जैसे जैसे विद्रोह फैला, रैयतों ने बागान मालिकों को लगान चुकाने से भी इनकार कर दिया। वे ताकतवर भले ही तीर कमान को लेकर नील की फैक्ट्री पर हमला करने लगे थे। औरतों अपने बर्तन को लेकर लड़ाई में कूद पड़ी। बागान मालिकों के लिए काम करने वाले सामाजिक बहिष्कार कर दिया। बागान मालिकों की तरफ से लगान वसूली के लिए आने वाले गुमकास यानी एजेंटों की पिटाई कर दी गई। रैयतों ने कसम खा ली थी कि ना तो वो नील की खेती के लिए कर्जा लेंगे और ना ही बागान मालिकों की लाठियां या लाठीधारी गुंडों से डरेंगे। ठीक, ना तो आप क्या देंगे, आपका लगान देंगे, और ना ही क्या करेंगे, जो आपके लगान वसूलने आएंगे ना उनसे डरेंगे। यानी कि टोटल क्या करने लगे थे बच्चों, तो जो बागान मालिक हैं वो उनका विरोध करने पर उतर आए थे। कौन? खास करके जो आपके मजदूर थे, जो आपका बागानों में काम कर रहे थे या फिर जो आपकी नील की खेती कर रहे थे, ये सारी चीज। ठीक है, इसकी जगह एक अब देखना था। आगे देखिए। नील के किसान चुपचाप बैठने को तैयार न थे, क्योंकि उन्हें बगावत की ताकत कहां से मिली इसमें कोई शक नहीं था कि नील की खेती अत्यंत दमनकारी थी। लेकिन जो बाद में लोग दबे थे वे हमेशा बगावत नहीं करते थे, ऐसा कभी नहीं होता था। 1859 में नील की रैयत का बागान मालिकों के खिलाफ उन्हें स्थानीय जमींदारों और मुखियाओं का भी समर्थन मिला। बहुत सारे गांवों में जिन मुखियाओं ने नील का अनुबंध पर जबरदस्त रखा था, उन्हें नील वहां किसानों को इकट्ठा कर लिया। लाठियों के साथ साथ आमने सामने की लड़ाई लड़ी। कई स्थानों पर रैयतों को बागान के लिए उकसाते हुए जमींदार गांव-गांव घूमने लगे। जमींदार इस बात से परेशान थे कि बागान मालिकों की ताकत बढ़ने लगी थी और बागान मालिक जबरन लंबे समय के लिए उन्हें जमीन ले रहे।
क्या कर रहे थे? बगान मालिक उनके लिए आपका लंबे समय के लिए उनसे जो आपका जमीन है वो आपका लेने लग गए। ठीक, नील के किसानों को यह लग रहा था कि अंग्रेज भी संघर्ष में उन्हीं का साथ देंगे। ठीक, 1757 की बगावत के बाद ब्रिटिश सरकार ने एक और व्यापक विद्रोह के खतरे से डर थी। जब नील की खेती करने वाले जिलों में एक और बगावत की खबर फैली तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 1858 में सर्दियों के इलाके का दौरा किया। रैयतों के लोगों को सरकार की दुर्दशा से परेशान है। बशर्ते मजिस्ट्रेट एलन जज ने नोटिस जारी किया। उसमें कहा गया कि रैयतों को नील के अनुबंध मानने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। यानी कि जो 1857 की क्रांति हुई थी, जो विद्रोह हुआ था, दूसरा ऐसा नील विद्रोह ना हो जाए, उसके लिए उन्होंने नोटिस जारी कर दिया कि उनको वो आपका जबरदस्ती नहीं कराया जाएगा। इस नोटिस के आधार पर लोगों को खबर फैल गई कि रानी विक्टोरिया ने नील की खेती ना करने की हुंकार दे दी है। ईंधन व किसानों को शांत करने, विस्फोट स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कोशिश कर रहे थे। इसी कार्रवाई को किसानों ने अपने विद्रोह का समर्थन मान लिया। जैसे जैसे विद्रोह फैला, कलकत्ता में पढ़े लिखे लोगों ने भी नील जिलों की ओर चल पड़े। उन्होंने रैयत की दुर्दशा, बागान मालिकों की जोर जबरदस्ती, अत्याचारी नील व्यवस्था के बारे में लिखा है। क्या लिखा है? ये सब आपका नील व्यवस्था के बारे में ये सब आपका लिखा है। आगे देखिए, इस बगावत से परेशान सरकार को बागान मालिकों की रक्षा करने के लिए सेना बुलानी पड़ी। नील उत्पादन व्यवस्था की जांच करने के लिए एक नील आयोग भी बनाया गया। इस आयोग में बागान मालिकों को दोषी पाया, जोर जबरदस्ती के लिए उन्हें आलोचना की। आयोग ने कहा कि नील की रैयतें किसान को ज्यादा फायदे का सौदा नहीं है। आयोग ने रैयत से कहा कि वे मौजूदा अनुबंधों को पूरा करके, लेकिन आगे चाहे वे तो नील की खेती करना भी बंद कर सकते हैं। यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है आप उसको पूरा कर लीजिए, और आगे आपकी इच्छा है तो नील की खेती के लिए आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को, जो अनुबंध है, आप उसको कंटिन्यू करिए, और नहीं है तो आप उसको कंटिन्यू मत करिए। यानी कि सब कुछ किस पे सौंप दिया गया? उन्हीं पर आपका सौंप दिया गया। ठीक, अब देखिए क्या होता है। इस बगावत के बाद बागानों में नील का उत्पादन धराशायी हो गया। इसके बाद बागान मालिक बिहार पर ध्यान देने लग गए। 19वीं सदी के आखिर में कृत्रिम रंगों का निर्माण होने लगा था। इससे उनकी व्यवस्था का भी बुरी तरह प्रभाव हुआ। फिर भी वे उत्पादन फैलाने में सफल रहे। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौट रहे थे तो बिहार के एक किसान ने उन्हें चंपारण आकर नील किसानों की दुर्दशा देखने का न्योता दिया। किसे दिया? महात्मा गांधी को। और कब कहा कि महात्मा गांधी ने नील बागान का दौरा किया और मालिकों के खिलाफ चंपारण में आंदोलन शुरू कर दिया। कौन करते हैं चंपारण में आंदोलन शुरू? ध्यान रखना, महात्मा गांधी। और ध्यान रखना, महात्मा गांधी का पहला राजनीतिक आंदोलन होगा। कौन सा? चंपारण का नील आंदोलन। ध्यान रखिए, महात्मा गांधी का पहला आंदोलन कौन सा है? चंपारण आंदोलन। ठीक, चंपारण कहाँ पड़ता है? बिहार में। अब देखिए, भीख मांग लूंगा परंतु नील नहीं उगाऊंगा। चांदपुर थाना दहेरी के एक नील काश्तकार हाजी मुल्ला से मंगलवार 5 जून 1960 को नील आयोग के सदस्य ने बात की। हाजी मुल्ला ने कुछ सवालों का जवाब इस तरह दिया। WSC सेंटर का नील आयोग के अध्यक्ष थे। क्या तुम नील की खेती करने के लिए तैयार हो? अगर नहीं तो किस शर्तों की तरह खेती नहीं करना चाहते? हाजी मुल्ला, मैं नील उगाने के तैयार नहीं हूं। मुझे नहीं पता कि कोई भी नई शर्त मुझे संतुष्ट कर सकती है। श्री शाले, क्या आप ₹1 प्रति बड़ल की कीमत पर भी खेती नहीं करेंगे? हाजी मुल्ला, नहीं, मैं नहीं करूंगा। नील उगाने की बजाय मैं कहीं और चला जाऊंगा, भीख मांग लूंगा, परंतु नील नहीं उगाऊंगा। तो आप सोच सकते हैं कि एक किसान नील से कितना परेशान हो चुका है, कितना ऊब चुका है, और कितना उसे लग रहा है कि नील की अगर मैंने आपका खेती की तो मेरा जीवन क्या हो सकता है। ठीक, तो इस तरह से देखिए, ये पूरा जो चैप्टर है आपका नील का, ये पूरा समाप्त हो गया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों,
और इस चैप्टर में अगर किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप मेरे प्यारे बच्चों मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपने क्वेरी को, आप अपने प्रश्न को मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा। क्या कह रहे हैं? वेस्ट इंडीज में नील उत्पादन। 18वीं सदी की शुरुआत में एक फ्रांसीसी मिशनरी जो बैतिस हम्बई ने कैराबियन आपका द्वीप समूह का दौरा किया, इस इलाके के बारे में विस्तार से लिखा। यह तस्वीर लाबात की एक पुस्तक से ली गई है। इस तस्वीर में यह फ्रांसीसी बागानों में नील उत्पादन के सारे चरणों को दर्शाया गया है। बाएं सिरे पर आप देख सकते हैं कि गुलाम मजदूर नील के पौधे को टेल्ट वाटर में डाल रहे हैं और एक मजदूर मशीन की चक्की से घोल घुमा रहा है। दूसरा बाईं ओर मजदूर नील की लुप्ती को बोरे में भरकर सुखाने के लिए ले जा रहा है। ठीक अगले हिस्से में दो मजदूर लुप्ती को मिलाकर सांचों में डालकर नील तैयार कर रही है। तस्वीर बीचों बीच खड़ा बागान मालिक उन्हें सारे गुलामों पर नजर रख रहा है। ये देखिए किस तरह से यहाँ गया, लुब्दी बनाई, सोख दिया, और ये खड़ा बागान मालिक जो आपको देख रहा है। देखिए, तो इस तरह ही कुछ गुलामी होती थी। इस तरह से ही मजदूर क्या करते थे? काम करते थे। मालिक खड़े रहते थे और मजदूर क्या करते थे? आपका अपना काम जो है करते रहते। ठीक है, देख लीजिए आप एक बार, तो आगे बढ़ेंगे इसमें। देख लिया? चलिए, अब ये आपको खुद मिलान करना है कि रैयत क्या है, महल क्या है, निजी क्या है, रैयती क्या है। ये आपके लिए होमवर्क है। इसे मैं नहीं कराऊंगा क्योंकि मैं चैप्टर पूरा पढ़ा चुका हूँ, आपको एक एक चीज समझा चुका हूँ। अब ये सब आपको पढ़ना है और आपको करना है कि ये चीजें क्या है, कैसे आप इनको देखते हैं, कैसे आप इनको समझते हैं। आप इसको कर लीजिए, ठीक है। और कोई भी डाउट बनता है तो आप मुझसे पूछ लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए, कोई डाउट हो तो पूछिए, नहीं तो फिर हम बढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। देख लिया बच्चों? अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो आपका चैप्टर आने वाला है, चैप्टर नंबर 4 को हम लोग देखेंगे। आदिवासी दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। ठीक, तो चैप्टर नंबर 3 को देख लिया। अब चैप्टर नंबर 4 को हम लोग शुरू करेंगे। सबसे पहले तो इसमें 3 चीज हैं जो आपको गौर करनी है। पहला है आदिवासी दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। तो चैप्टर नंबर 4 में हम 3 चीजों को आपका पढ़ने वाले हैं। ये आपको गौर करके इनमें देखना है। ठीक, क्या करना है? इनमें गौर करके आपको देखना है। चलिए, सबसे पहले बताइए कि आदिवासी लोग कौन हैं? क्या कह रहे हैं? सबसे पहले बताइए कि आदिवासी लोग कौन हैं। चलिए, कह रहे हैं कि 1895 में बिरसा नामक एक आदमी को झारखंड में छोटे नागपुर के जंगल और गांव में घूमते देखा गया। कहां का आदमी है? ध्यान रखना है, नाम है बिरसा। झारखंड के छोटा नागपुर के जंगलों में रहता है, गांव में घूमता है। उसके पास चमत्कारी शक्ति थी, वह सारी बीमारियों को दूर कर सकता था। क्या पावर थी उसके पास? इस सारी बीमारियों को दूर कर सकता और अनाज की छोटी सी ढेर को कई गुना बढ़ा देता था। और कह रहे कि अनाज का छोटा सा ढेर हो, उसको वो कई गुना बढ़ा देता। बिरसा ने खुद को ऐलान किया था कि उसे भगवान ने लोगों की रक्षा करने, दीकुओं, यानी दीकुओं का मतलब क्या है? बाहरी लोग है। दीकुओं का मतलब दीकुओं की गुलामी से आजाद करने के लिए भेजा है। क्या कहा उनने? कि मुझे भगवान ने किस लिए भेजा है? लोगों की रक्षा करने के लिए। और क्या है? जो दीकू हैं, जो बाहरी लोग हैं, जो गुलाम हैं, जो हम उनकी गुलामी कर रहे हैं, उनसे आजाद करने के लिए भेजा है। कुछ समय के भीतर हजारों लोग बिरसा के पीछे चलने लगे। उसे भगवान मानते थे। उन्हें यकीन था कि वह उनकी समस्या को दूर करने आया है। लोगों को क्या लगने लग गया? कि हमारी समस्या को क्या है? आपका दूर करने आया है। ठीक, और कौन आया है दूर करने? ये ध्यान रखना है। तो ये लोग कहने लगे इससे, बिरसा। ठीक, और कौन था बिरसा? तो ये आदिवासी ही लोग था। ऐसा था आदिवासी। तो बड़ी इसे प्रसिद्धि मिलेगी। और देखिए, बिरसा का जन्म एक मुंडा परिवार में हुआ था।
क्या हुआ था? मुंडा परिवार में। तो इसलिए इसका पूरा नाम क्या है? बिरसा मुंडा। मुंडा एक जनजातीय समूह है जो छोटा नागपुर यानी कि झारखंड में रहती है। बिरसा के समर्थकों के इलाके दूर दूर दूसरे इलाकों में संथाल और उर्व भी शामिल हैं। यानी कि बिरसा जो आपके मुंडा परिवार, उसमें संथाल भी आते हैं, उमराव भी शामिल है। ये सभी आसपास में बदलावों और अंग्रेजी शासन के कारण पैदा हुई समस्या से बेचैन थे। उन्हें परिचित जीवन पति को नष्ट होती थी। कहती थी परिचित जीवन नष्ट होती थी। ठीक, आजीविका खतरे में थी। उनका धर्म छन्न हो रहा था। और धर्म क्या था? वो आपका छन्न हो रहा था। ठीक, बिरसा किन समस्याओं को हल करना चाहता था? जिन्हें डीकू कहा जा रहा था, वे भारी लोग कौन थे? उन्हें इलाकों में लोगों को गुलाम कैसे बनाया था? अंग्रेजों के राज में आदिवासियों के साथ क्या हो रहा था? आदिवासियों का जीवन किस तरह बदल रहा था? इस अध्याय में हम ऐसे कुछ सवालों पर विचार करेंगे। पिछले साल आपने आदिवासी समाज के बारे में पढ़ा था। ज्यादातर कबीलों के रीति रिवाज, रस्में ब्राह्मणों द्वारा निर्धारित रीति रिवाज और रस्मों से बहुत अलग थी। इन समाज में ऐसे गहरे समाज के भेद नहीं थे जो जाति पर आधारित समाज में दिखाई दें। एक कबीले में सारे लोग कुटुंब को बांधने में होते थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आदिवासियों के बीच में कोई आर्थिक और सामाजिक फर्क नहीं था। कह रहे हैं कोई ऐसा नहीं था कि उनके बीच सामाजिक और आर्थिक कोई आपका फर्क हो, फिर उसके बाद देख सके। ठीक, तो ये देखिए एक फोटो हमारे सामने है उसी समाज उसी वर्ग की, आप इसको देख सकते हैं। कह रहे हैं कि पिछले साल आपने आदिवासी समाज के बारे में पढ़ा था। ज्यादातर कबीलों में रीति रिवाज, रस्में ब्राह्मणों द्वारा निर्धारित रीति रिवाज से बहुत अलग थी। इन समाजों में ऐसे सामाजिक भेद भी नहीं थे जो जाति पर आधारित दिखाई दें। एक कबीले के सारे लोग कुटुंब के बंधनों से बंधे थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आदिवासी के बीच कोई आर्थिक या सामाजिक फर्क नहीं था। ठीक, क्या कह रहे हैं? जो आपका कुछ ऐसा फर्क जो था वो आपका नहीं था। जनजातीय समूह किस तरह जीते थे? 19वीं सदी तक देश के विभिन्न भागों में आदिवासी किस तरह से गतिविधि में सक्रिय थे? कुछ जूम खेती करते थे। इनमें से कुछ लोग सामुदायिक जूम खेती करते थे। जूम खेती घुमंतू खेती को कहा जाता है। इस तरह की खेती अधिकांश जंगलों में छोटे छोटे भूखंडों पर की जाती है। ये लोग जमीन धूप लाने के लिए पेड़ों के ऊपरी हिस्सों को काट देते थे और जमीन पर उगी घास फूस को काट कर जंगल साफ करते थे। इसके बाद घास फूस को जलाने से पैदा हुई राख को खाली जमीन पर छिड़क देते थे। इस राख में पोटास होती थी जिससे मिट्टी उपजाऊ हो जाती थी। वे कुल्हाड़ी से पेड़ों को काटते थे और खुदाले से जमीन के ऊपरी को खुरस देते थे। वे खेतों को जोतने और बीज रोपण करने की बजाय वे बस खेतों में बखेर देते थे। जब एक बार फसल तैयार हो जाती थी उसे काट कर दूसरी जगह चले जाते थे जहां से उन्हें अभी फसल काटी है कई साल तक परती पड़ती थी। क्या कहते हैं? परती पड़ी रहती थी। तो पड़ी हुई जमीन तक जिस जगह पर खेती कर उसको छोड़ी हुई जमीन को क्या बोला गया? परती कहा गया। क्या कहा गया? परती कहा गया। एक घुमंतू किसान मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत की पर्वतीय और जनजातीय पट्टियों में रहते थे। कहाँ रह रहे थे घुमंतू किसान? या तो जो आपका पूर्वोत्तर क्षेत्र है और मध्य भारत का खास कर हिली और जंगलीय रीजन है, यहीं हमेशा कौन रहे? आपके ये आदिवासी लोग रहे। इन आदिवासी समुदायों की जिंदगी में गौर कटोरे आजाभा फसल उगाने के लिए जमीन और जंगल का इस्तेमाल आधारित था। केवल इन्हीं तरीकों के आधार पर इनको घुमंतू खेती कर सकते थे। यानी कि इनको जंगल चाहिए और जमीन चाहिए इनको आपका सरवाइव करने के लिए। अब देखिए एक इमेज हमको दिया गया है। सबसे पहले इसको देखिए किस तरह से ये पेड़ों के पत्ते तोड़कर आजीविका चलाने के लिए अपने काम कर रहे हैं। आप इसको समझ सकते हैं और बहुत अच्छे से आप इनको देख भी सकते हैं। देख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। कुछ शिकारी और संग्रह। बहुत सारे इलाकों में आदिवासी समूह पशुओं का शिकार करके वह
अन्य उत्पाद को इकट्ठा करके अपना काम चलाते थे। वे जंगलों को अपनी जिंदगी के लिए बहुत जरूरत मानते थे। उड़ीसा के जंगलों में रहने वाले खोंड समुदाय इस तरह के समुदाय से थे कि इस समुदाय के लोग टोकरियां बनाकर शिकार पर निकल जाते थे। जो हाथ लगता उसे आस पास में बांट लेते थे। वे जंगलों से मिले फल और जड़ों को खाते थे। खाना पकाने के लिए साल और मोहा के बीजों के तेल का इस्तेमाल करते थे। इलाज के लिए बहुत सारी जंगली जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते थे और जंगल से इकट्ठा हुई चीजें स्थानीय बाजारों में बेच देते थे। जब भी स्थानीय बुनकर और चमड़े कारीगर को कपड़े और चमड़े की रंगाई के लिए कुसुम और पालिश के फूलों की जरूरत होती थी तो वे खोंड समुदाय के लोगों से ही कहते थे। ठीक इन समुदाय को चावल अन्य अनाज कहाँ से मिलते थे। कई बार तो चीजें अदलती बदलती काम के चलते थी। वे अपनी कीमती वन उत्पादों के बदले अपनी जरूरतों की चीजों को पूरा कर लेते थे। कई बार उन्हें जरूरतों की चीजें खरीदने के लिए अपनी मुट्ठी भर आमदनी का सहारा लेना पड़ता था। उनमें से कई लोग आसपास के गांव में नौकरी भी करते थे। कई बोझ ढोते थे तो कोई सड़क निर्माण कार्य करता था। कई आदिवासी खेत में मजदूर थे तो जब वन उत्पाद में पड़ते थे तो आदिवासियों को मजदूरी के लिए ज्यादा भटकना पड़ता था। लेकिन उनमें बहुत सारे समुदाय जैसे मध्य भारत में बगैर औरों के लिए काम करने के लिए कतराते थे तो खुद को जंगल की संतान मानते थे जो केवल जंगल की उपज ही तरह जिंदा रह सकती थी। मजदूरी करना बैगों को लिए अपमान करने की बात थी। अब देखिए ये जगह है जहां पर आपका क्या रहते हैं, आप देखेंगे जनजाति लोग रहते हैं। सबसे पहले ऊपर देखिए गद्दी और वन गुजर बकरवाल बोलते हैं, खास कर हिमाचल में मिलते हैं। उत्तराखंड में भोटिया मिलते हैं। ठीक, और ये ऐसी जनजाति है जो जहां जहां पर ये आपका पाई जाती है और आपको दिखाई देती है। आप इसको मानचित्र में देखिए, फिर हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। देख लिया, क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। तो फिलहाल आज के हमारे इस लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।